नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं सेल्फी रिपोर्टर पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ। आज की यह कहानी वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान की लिखी हुई है। कहानी का शीर्षक है खानाबदोश लड़की। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह कई महीने बाद बीती रात अपने गांव लालपुर आया था। वह अपने परिवारजनों से मिलकर काफी खुश था। आज सुबह जल्दी ही उठ गया। उसे अपने दोस्तों से मिलने नजदीक के कस्बे रामनगर जाना था। वह बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसकी माँ सरोज एक लिफाफा लेकर आई। सरोज ने वीरेंद्र को लिफाफा देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे मामा ने यह रिश्ता भेजा है। लड़की की फोटो तो देख लो। अगर तुम्हें पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। इस लड़की ने इसी साल बीडीएस किया है। इसके पिता ब्लॉक प्रमुख हैं। वीरेंद्र ने चाय का प्याला स्टूल पर रख दिया। उसने मां के हाथ से लिफाफा लेकर फोटो निकाली। एक फोटो जीन्स टॉप में थी तो दूसरी कुर्ते और लेगी में थी। लड़की देखने में सुंदर और बिंदास थी। वीरेंद्र शांतचित बारी बारी से दोनों फोटो देख रहा था। उसकी मां ने कहा, तुम्हारी मामी के मायके की ही लड़की है। परसों भाभी फोन पर बता रही थी कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। लड़की का परिवार बड़ा साधन संपन्न है। वह लोग बिना मांगे बहुत दहेज देंगे। ब्लॉक प्रमुख अपनी इकलौती बेटी के लिए दांत का अस्पताल भी बनवा रहे हैं। सरोज ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए शादी बहुत बढ़िया रहेगी। वह लोग भौरेश्वर मंदिर में लड़की दिखाने को भी तैयार हैं। अब सब तुम पर निर्भर है। अगर तुम्हारे बाबूजी होते तो तुमसे बिना पूछे ही इस रिश्ते को हां बोल देते। लेकिन मैं तुम्हारी पसंद से ही शादी तय करूंगी। और हां, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो साफ बता दो। 3 साल में 30 रिश्ते आ चुके। तुम हर रिश्ते को मना कर देते हो। आखिर कोई लड़की तुमको पसंद क्यों नहीं आती? वीरेंद्र को मां का यह सवाल झकझोर गया। वह कैसे बताए कि उसे जो सांवली लड़की बहुत साल पहले पसंद आई थी उसका अता पता ही नहीं है। अगर वह लड़की होती भी तो समाज उसे अपनाता नहीं। लेकिन उसे तो वही लड़की पसंद है। उसके दिलो दिमाग में वह सांवली लड़की छाई है। इसी वजह से आज तक उसको कोई लड़की भाई नहीं। बहरहाल वीरेंद्र ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, अम्मा, तुम परेशान ना हो। अभी मुझे शादी नहीं करनी है। जब करनी होगी तब बता दूंगा। मैं कल मामा से फोन पर बात भी कर लूंगा। सरोज ने कहा, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारा मन हो तब शादी कर। मुझे क्या, बनाती खिलाती रहूंगी। कुछ देर बाद वीरेंद्र नहा धोकर रामनगर चला गया। वहां अपने बचपन के दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा। सबने दोपहर में एक ढाबे पर भोजन किया। भोजन के बाद सब टूरिंग टॉकीज में पिक्चर देखने गए। आज पहली बार वीरेंद्र अपने दोस्तों संग होते हुए भी अपने को अलग थलग महसूस कर रहा था। उसके तीनों दोस्त फिल्म का आनंद ले रहे थे। लेकिन वीरेंद्र के दिमाग में वह सांवली लड़की गोते लगा रही थी। शाम 6 बजे मूवी खत्म। टॉकीज से बाहर निकलते ही उसके सहपाठी राजेंद्र गुप्ता ने कहा, यार वीरेंद्र, आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ रहकर भी साथ नहीं हो। तुमको कहीं सीतापुर जिला अस्पताल में कोई जूनियर डॉक्टर तो नहीं मिल गई? वीरेंद्र बनावटी हंसी के साथ बोला, राजेंद्र, तुम यार बड़े खुरपैंची हो। मैं वहां नौकरी करने गया हूं, ना कि नैन मटक्के करने। अच्छा चलो, तुम सबको घर छोड़ दूं, वरना तुम सबकी बीवियां मुझ पर नाराज होंगी। मुझे भी जल्दी घर जाना है। मेरी अम्मा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। वीरेंद्र ने अपनी कार से दोस्तों को उनके घर छोड़ा, फिर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते भर उसी सांवली लड़की के बारे में सोचता रहा। रात 8 बजे वीरेंद्र घर पहुंचा।
उसे देखते उसकी माँ सरोज, छोटा भाई सुरेंद्र व बहन सरिता चहक उठे। सब अलाव तापते हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। सरोज ने कहा, तुम सब हाथ पैर धो के घर आओ, मैं सबके लिए भोजन परोसती हूँ। सरोज हमेशा अपने डॉक्टर बेटे की पसंद का भोजन बनाती थी। सबने लहसुन व लाल मिर्च से झांकी बघारी बथुए की दाल, आलू बैगन की लुटपुटी सब्जी और देसी घी से तरबतर बाजरे की रोटियां बड़े चाव से खाईं। वीरेंद्र ने अपने भाई व बहन से उनकी पढ़ाई के बारे में काफी देर बात की। फिर वह अपने कमरे में सोने चला गया। वीरेंद्र ने अपना बिस्तर ठीक किया, फिर लाइट बंद करके रजाई में घुस गया। उसने काफी देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बंद आंखों से उस सांवली लड़की को फुल बाह कमीज व रंग बिरंगी स्कर्ट में हथौड़ा चलाते देख रहा था। उस खाना बदोश लड़की की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, उसके मासूम चेहरे पर तैरती पसीने की तरल मोतियां, उसके बड़े बड़े घुंघराले बाल और उसका तिरछी नजर से उसे देखना, वह तस्वीरें उसकी आंखों में तैर रही थी। वीरेंद्र अपनी स्मृतियों में खोता चला गया। उसके रामनगर का वह इंटर कॉलेज जिसमें उसने कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी, वह बस स्टॉप से जहां से रोज वह अपने गांव की बस पकड़ता था, और उस बस स्टॉप के बगल में जीटी रोड के किनारे हमेशा खड़ी रहने वाली वह बैलगाड़ी जिसमें वह सांवली लड़की का परिवार रहता था। उसे खाना बदोश परिवार की वह सांवली लड़की ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भी दिखने लगा। उसे याद आ रहा था कि एक बैलगाड़ी में उस परिवार की पूरी गृहस्थी थी। उस परिवार के लिए यह बैलगाड़ी ही घर था। बैलगाड़ी के आगे ही उस लड़की के पिता ने अपनी दुकान सजा रखी थी। बैलगाड़ी के नीचे चादर का झूला पड़ा हुआ था। उसमें उस लड़की का छोटा भाई अक्सर झूलता था। उसकी माँ भट्ठी का पंखा चलाती थी। वह सांवली लड़की आग से निकले लोहे के सुर्ख लाल टुकड़े पर हथौड़े बरसाती थी। उसका पिता लकड़ी के एक गुटके पर बैठकर ठिये पर एक से एक औजार बनाता था। रामनगर में पिछले कई वर्षों से यह खाना बदोश परिवार लोहे के टुकड़े से खुरपा, हंसिया, फावड़ा, कुदाल, फार, बांका, चिमटा तथा कढ़ाई इत्यादि बनाता और बेचता था। उस परिवार की यही रोजी रोटी थी। वीरेंद्र अपने गांव लालपुर से 8 किलोमीटर दूर रामनगर पढ़ने आता था। वह 2 साल साइकिल से कॉलेज आया, फिर कक्षा 11 में वह बस से आवागमन करने लगा था। पहले दिन ही वह बस के इंतजार में जीटी रोड पर खड़ा था, तभी उसकी निगाह बगल में खड़ी बैलगाड़ी पर गई। उस वक्त एक सांवली लड़की भट्टी से निकले गर्म लोहे के एक टुकड़े पर तन्मयता से हथौड़े बरसा रही थी। वह मेहनती लड़की उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। वह रोज बस स्टॉप पर खड़े होकर उस लड़की को देखता था। लड़की अपने काम में मग्न रहती थी। कभी कभार वह लड़की तिरछी नजर से वीरेंद्र को देख लेती थी। वीरेंद्र जिस दिन कॉलेज नहीं आता था उस दिन बेचैनी महसूस करता था। कुछ महीने बाद एक दिन वह लड़की भोजन बना रही थी, तभी उसने वीरेंद्र की तरफ बड़े गौर से देखा। उन दोनों की नजरें चार हो गईं। आंखों के उस मौन संवाद में बड़ी बात हो गई। दोनों अजनबियों के मध्य पल भर में इजहार इकरार हो गया। उसके बाद नैनों का यह मौन संवाद 2 साल तक बदस्तूर जारी रहा। इंटरमीडिएट के बाद वीरेंद्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला आया था। वह जब छुट्टियां बिताने अपने गांव जाता था तब उस सांवली लड़की से मौन संवाद करता था। एक बार लड़की ने आंखों ही आंखों में उसे महसूस भी कराया कि वह उसके दूर जाने से नाखुश रहती थी। वीरेंद्र को MBBS की फाइनल परीक्षा के बाद लंबी छुट्टी मिली। वह खुशी मन से अपने घर जा रहा था। रामनगर बस स्टॉप पहुंचते ही उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि उस खाना बदोश लड़की का परिवार वहां से किसी दूसरे शहर चला गया था। वह बड़े बोझिल मन से घर आ गया। यह घटनाक्रम उसके मन मस्तिष्क में गतिमान था।
उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी घड़ी में सुबह 5 बजे का अलार्म बजने लगा। उसे तब होश आया कि पूरी रात उसकी खुली पलकों के नीचे से गुजर गई। उसने झटपट बिस्तर छोड़ा क्योंकि आज सुबह 10 बजे सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचना था। वह जब तक तैयार हुआ तब तक सरोज उसके लिए नाश्ता ही नहीं बल्कि उसके पसंद के चावल के पीड़ा और तिल के लड्डू भी डिब्बे में रख चुकी थी। वीरेंद्र घर से निकलकर अपनी ड्यूटी के लिए समय अस्पताल पहुंच गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर वीरेंद्र की रात्रिकालीन ड्यूटी थी। वह इमरजेंसी वार्ड में बैठा था। तभी एक अधेड़ औरत रोते बिलखते हुए दाखिल हुई। वह बोली, मारे आदमी को बचा लो साहब। वीरेंद्र एक नर्स के साथ वार्ड के गेट पर आया। वहां रिक्शा ट्रॉली के पास एक युवती खड़ी फपक फपक कर रो रही थी। उसको देखकर वीरेंद्र का दिमाग सन्न रह गया। ठेलिया में अधेड़ आदमी बेहोश पड़ा था। वीरेंद्र ने झटपट स्ट्रेचर मंगवाया। उस अधेड़ आदमी को दिल का दौरा पड़ चुका था। उस आदमी ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर वीरेंद्र बोझिल कदमों से बाहर आया। उसने वार्ड के बाहर बैठे खाना बदोश परिवार को अशुभ सूचना दी। पिता की मौत सुनते ही सांवली लड़की गश खाकर धराशायी हो गई। उसका छोटा भाई भी मां से चिपक कर रोने लगा। उस अधेड़ औरत के आंखों तले अंधेरा छा गया। जब वीरेंद्र जान गया था कि यह वही रामनगर वाला खाना बदोश परिवार है, उसने लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारी। लड़की होश में आते ही वीरेंद्र के गले लगकर रोने लगी। वो बोली, बाबू, पिताजी के बगैर हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप तो डॉक्टर हो, कैसे भी मेरे पिताजी को जिंदा कर दो। इतना कहने के बाद लड़की एक बार फिर बेसुध हो गई। वीरेंद्र कुछ देर बुत बना बैठा रहा। उतनी ही देर में वीरेंद्र ने मन ही मन बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। उसने पहले लड़की को उठाकर एक बेंच पे बिठाया, फिर उसकी माँ को सहारा देकर उसे भी बेंच पर बिठा दिया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर चुप कराया। वीरेंद्र का अपनापन पाकर तीनों थोड़ा शांत हुए। जब वीरेंद्र ने सांवली लड़की की माँ को अपना पूरा परिचय दिया, वह बोला, माताजी, मुझे अपना बड़ा बेटा समझिए। मैं पिताजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूँ। आप मेरे क्वार्टर में रहिएगा। आज से आप तीनों मेरे परिवार का हिस्सा हैं। उस वक्त खाना बदोश परिवार के लिए डॉक्टर वीरेंद्र साक्षात भगवान लग रहे थे। वीरेंद्र ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से सांवली लड़की के पिता का अंतिम संस्कार करवाया। फिर अपने सरकारी आवास में शांति पाठ भी कराया। कई साल बाद उसे लड़की का नाम पता चला। उस लड़की का नाम उमा और उसके पिता का नाम गोविंद राणा था। माँ का नाम लक्ष्मी और भाई का नाम शिवा है। यह लोग राजस्थान दौसा के मूल निवासी थे। अपने को राणा प्रताप का वंशज बताते थे। अगले हफ्ते वीरेंद्र ने अपनी अम्मा को फोन पर एक सांस में सारी बात बता दी। वीरेंद्र की इच्छा सुनकर उसकी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। सरोज अपने बेटे से लड़की के बारे में ही नहीं बल्कि उसके परिवार के बारे में भी तहकीकात करने लगी। तब वीरेंद्र ने कहा, अम्मा, क्या सब कुछ फोन पर ही पूछ लोगी? तुम सुरेंद्र व सरिता के साथ सीतापुर चली जाओ, यहाँ पर सारी बातें हो जाएंगी। 3 दिन बाद सरोज अपने छोटे बेटे सुरेंद्र और बेटी सरिता के साथ सीतापुर आ गई। यहाँ उन सब की उस खाना बदोश परिवार से भेंट हुई। उन तीनों को भी उमा पहली नज़र में पसंद आ गई। वीरेंद्र ने अपने परिवार को सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से बता दिया। सरोज ने अपने बेटे वीरेंद्र की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा, तुमने सही निर्णय लिया। अगले महीने ही शादी कर लो। यहाँ सीतापुर में कोई गेस्ट हाउस ले लो। तुम यहाँ सारी व्यवस्था कर देना। फिर बारात हम अपने गांव लालपुर से यहाँ आएगी। सरोज के मुंह से निकली यह बात वीरेंद्र व उमा को अमृतवाणी सी लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी अच्छी जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही
अच्छे और अनोखे किस्सों के लिए। सुनते रहिए सेल्फी रिपोर्टर पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ।